हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th का जीव विज्ञान अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे कि इस दुनिया में जितनी जीवों की जातियां हैं लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियंस, उनके बारे में हम लोग कैसे स्टडी कर पाएंगे, अर्थात वर्गीकरण कैसे करेंगे और वर्गीकरण स्टार्ट किसने किया था, ये सारी चीज़ इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम उन जीवों में असमानताओं समानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में उनको रखा गया है, जिनको वर्गीकरण कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था, सेकेंड टाइम में किसने दिया था, इस समय किस वर्गीकरण पद्धति को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति को अरस्तु ने शुरू किया था। तो जीवों के वर्गीकरण का पद्धति वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने शुरू किया था, अरस्तु ने दिया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, वर्गीकरण पद्धति को सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जीवों को उनके लक्षणों के अनुसार, वाह्य लक्षणों के अनुसार ही विभिन्न वर्गों में रख दिया था इन्होंने। उस समय उतना सारी चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं थी, जितना जानकारी थी उसके हिसाब से ये इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण दिया था। जैसे आपको बता दें कि पादपों के अंतर्गत इन्होंने देखा था कि क्या क्या वो लक्षण है। जैसे जो छोटे पौधे थे, जो छोटे पौधे थे उनको शाक में रख दिया। जो मझौले मतलब जो झाड़ीदार पौधे थे उनको झाड़ी बना कर रख दिया, झाड़ी का वर्ग बना कर रख दिया। और वे पौधे जो विशाल थे, जिनमें तनाएं मोटी मोटी थी, काष्ठीय थे, उनको वृक्ष में रख दिया। ऐसे जंतुओं को भी इन्होंने बांटा था रुधिर के हिसाब से। जिनमें आरबीसी पाई जाती थी उनको अलग रख दिया, जिनमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती थी उनको अलग रख दिया। तो उस समय के हिसाब से यह वर्गीकरण उस समय अच्छा था, लेकिन उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आए और उनमें देखा कि ढेर सारी भिन्नताएं हैं। अरस्तु के वर्गीकरण जो दिए हैं उनमें ढेर सारी विभिन्नताएं हैं। इसके अनुसार कुछ वैज्ञानिकों ने उनके वर्गीकरण पद्धति को इग्नोर कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया, अपना वर्गीकरण स्टार्ट किया। तो इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं वर्गीकरण पद्धति में। तो वर्गीकरण पद्धति को सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। तो लिख सकते हैं, इस पद्धति को सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक, अरस्तु जिनको हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में, एरिस्टोटल, अरस्तु ने दिया था। इन्होंने सभी जीवों को, अर्थात अरस्तु ने, इन्होंने सभी जीवों को उनके वाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा, विभिन्न वर्गों में रखा, विभिन्न वर्गों में बांटा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ, इन्होंने अर्थात अरस्तु ने
सभी जीवों को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा। जैसे जैसे आप लोग देख लेंगे कैसे। जैसे पादपों अर्थात पेड़ पौधों को, पादपों को उनके बाह्य लक्षणों के अनुसार के आधार पर 3 वर्गों में रखा, 3 वर्गों में बांटा या 3 वर्गों में रखा। तो सभी पादपों को इन्होंने क्या किया कि उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर 3 वर्गों में रखा। जैसे पहला इन्होंने कौन सा वर्ग बनाया? शाकीय पौधा पादप। शाकीय पादप अर्थात ऐसे पौधे जिनके तने मुलायम थे, छोटे थे, तने मुलायम थे, उनको शाकीय में रखा। तो लिख सकते हैं ऐसे पादप जो छोटे होते हैं एवं उनके तने मुलायम होते हैं, उन्हें शाकीय पादप कहा या शाकीय पादप में रखा। उन्हें शाकीय पादप में रखा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझ लेंगे कौन कौन। जैसे घास और क्या हो जाएंगे आपके? घास हो गए, घास के तने मुलायम होते हैं। और आपका हो जाएगा पालक इत्यादि etc। ये सब किस में रखा गया? इनके द्वारा रखा गया शाक में रखा गया, शाकी पादप में रखा गया। दूसरा इन्होंने बांटा पादपों को बाह्य लक्षणों के आधार पर। तो दूसरे है स्टूडेंट जिसका नाम है, कहा जाता है झाड़ीदार पौधे या झाड़ीदार पादप। तो अरस्तु ने दूसरा वर्ग बनाया था जिसको झाड़ीदार पादप या झाड़ीदार पौधे कहा था इन्होंने। तो ऐसे पौधे जो झाड़ीदार होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन तने पतले होते हैं और पूरे झाड़ी युक्त होते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे पादप जिनमें झाड़ियाँ होती हैं, उन्हें झाड़ीदार पादप में रखा। अब इसका उदाहरण देख लेंगे स्टूडेंट्स। रखा जैसे कौन कौन पादप आ गए थे इसमें? जैसे आपके हो गए अरहर, गुड़हल, कनेर etc। इन सब को किस में रखा? झाड़ीदार पादप में इन्होंने रखा, क्योंकि आपको पता है कि ये झाड़ीदार पादप होते हैं, इसमें मोटे तने नहीं होते हैं, छोटे ही होंगे लेकिन तमाम झाड़ी युक्त रहेंगे। तीसरा इन्होंने बांटा स्टूडेंट्स, वो थे वृक्ष। इन्होंने तीसरा जो वर्ग बनाया था वृक्ष का।
तो ऐसे पादप, ऐसे पौधे जिनमें मोटे तने होते हैं और काष्ठीय होते हैं, उनको वृक्षों में रख दिया। इसमें लिख सकते हैं ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय एवं मोटे व लंबे होते हैं, मोटे व लंबे होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें वृक्ष में रखा, उन्हें वृक्ष में रखा। तो आप लोगों ने देखा, ऐसे पौधे जो काष्ठीय व मोटे व लंबे होते हैं उन्हें वृक्ष में रखा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे आपका हो जाएगा आम, आम का वृक्ष, शीशम, नीम, नीम आपका हो जाएगा बरगद, बरगद, पीपल, ETC। तो इन सारे पौधों को वृक्ष में रखा जो मोटे तने वाले थे, जो काष्ठीय होते हैं। तो इस तरह अरस्तु ने वर्गीकरण पद्धति में बाह्य लक्षणों के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में रखा, शाकीय पादप, झाड़ीदार पादप और वृक्ष। अब देखते हैं कि जंतुओं को कैसे इन्होंने रखा था, कैसे बांटा था अरस्तु ने। तो जंतुओं के बारे में भी पढ़ लेंगे कि अरस्तु ने कैसे वर्गीकरण किया था, कौन लक्षण लिया था बच्चों। तो याद रखेंगे यहाँ पर जंतुओं को अरस्तु ने रुधिर के आधार पर 2 वर्गों में रखा, 2 वर्गों में बांटा। 2 वर्गों में बांटा। जैसे जिनमें लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती थी अर्थात RBC, जिनमें RBC पाई जाती थी उनको अलग रख दिया। अर्थात दुनिया में जितने जंतु थे जिनमें RBC पाई जाती थी उनको लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती उनको अलग रख दिया, और जिनमें WBC पाई जाती थी उनको अलग रख दिया। लाल रुधिर कणिकाएँ और श्वेत रुधिर कणिकाएँ इसका मतलब होता है। तो लिख सकते हैं ऐसे जीवधारी जिनमें लाल रुधिर उपस्थित था उन्हें RBC वर्ग में रख दिया, रख दिया। और दूसरा था स्टूडेंट्स जिनमें श्वेत रुधिर उपस्थित था, श्वेत रुधिर उपस्थित था
उन्हें WBC में रखा, WBC में रखा। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे मानव, मानव, और आपके आ जाएंगे पशु, पक्षियाँ इत्यादि। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ऐसे जीवधारी जिनमें लाल रुधिर उपस्थित था उन्हें RBC वर्ग में रख दिया। ऐसे जीवधारी जिनमें श्वेत रुधिर उपस्थित था उन्हें WBC में रख दिया। तो ये वर्गीकरण का इन्होंने आधार माना था अरस्तु ने, जो कि बाद में चलकर इसको इग्नोर कर दिया गया, गलत कर दिया गया मॉडर्न युग में। बाद में इनके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए थे स्टूडेंट्स, जिनका नाम है कार्लस लिनियस ने इनके वर्गीकरण पद्धति को देखा था और कह दिया था कि नहीं, ये तो भाई वर्गीकरण पद्धति ठीक नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इन सारी त्रुटियों को दूर करके और कार्लस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो उनके वर्गीकरण को देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक हैं वर्गीकरण पद्धति, जिसका नाम है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति को याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था। इस पद्धति को कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस ने दिया था। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को कार्लस लिनियस ने दिया था। वो भी अरस्तु के वर्गीकरण को कहा था कि उसमें ढेर सारी त्रुटियां हैं, तो इन्होंने उन त्रुटियों को दूर करके अपना द्विजगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इनके अनुसार देख लेते हैं। तो ये क्या किए थे स्टूडेंट्स कि सभी जीवों को उनके न्यूट्रिशंस के आधार पर दो जगत में बांट दिया। एक पादप जगत, एक जंतु जगत। इन्होंने जीवों के बारे में ज़्यादा डीपली जानकारी नहीं ली थी, लेकिन कुछ हद तक वर्गीकरण पद्धति को सुधारने की कोशिश किया था इन्होंने। तो देखेंगे पादप जगत में इन्होंने क्या किया था। तो पादप जगत में ऐसे जीवों को रखा जो स्वपोषी होते थे, उनको पादप जगत में रख दिया, और जो परपोषी होते थे न्यूट्रिशन के आधार पर, तो उनको जंतु जगत में रख दिया। लेकिन इन्होंने कोशिकीय संरचना का कोई ध्यान नहीं दिया कि कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं, कोशिका एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है। ये सारी चीज़ों को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया था कि पादप जगत में सभी पौधों को रख दिया था, सभी पौधों को भी रख दिया था, नीले हरे शैवालों को भी रख दिया था, नीले हरे शैवालों को भी रख दिया था इन्होंने, जीवाणुओं को रख दिया था, जीवाणुओं को भी इन्होंने रख दिया था इसी में, जीवाणुओं को रख दिया था। और किसको रखा था स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, जीवाणुओं के साथ साथ इन्होंने कवक को भी इसी में रखा था, कवक को भी इसी में इन्होंने रखा था। यहाँ तक कि लाइकेन को भी इन्होंने इसी में रखा था, लाइकेन। तो याद रखेंगे द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में कार्लस लिनियस ने पादप जगत में पौधों को तो रखा था, ये कुछ हद तक सही था, लेकिन इसमें जीवाणुओं को रखना, कवक को रखना, लाइकेन को रखना ये उचित नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि सभी
सभी पौधे और नीले हरे शैवाल स्वपोषी होते हैं, लेकिन जीवाणु, कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, लेकिन अधिकतर जीवाणु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं, और कवक भी विषमपोषी होते हैं। तो यह दोनों जो जीव रखे गए इसमें पादप जगत में, यह सही नहीं था। अर्थात द्विज जगत वर्गीकरण भी एक तरह से देखा जाए तो इनमें भी त्रुटियां हैं, देख रहे हैं, क्योंकि कवक को और जीवाणुओं को और लाइकेन को पादप जगत में रखा गया था, जबकि जंतु जगत में इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि जंतु जगत में कौन एक कोश की है, कौन बहुकोश की है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन प्रोकैरियोटिक है। तो इन्होंने सभी को एक ही जगत में रख दिया। जैसे जंतु जगत में इन्होंने किसको रखा, तो सभी जंतुओं को रखा, जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी चीज़ इन्होंने सब जंतु जगत में रख दिया, जो कि ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोश की जंतु हैं, जबकि अन्य जो बड़े जंतु होते हैं वो बहुकोश की होते हैं। तो इन्होंने भी कोशिका संगठन का कोई भी ध्यान नहीं दिया लिनियस ने, और सबको एक जंतु मानकर एक जगत में रख दिया। तो इस तरह कार्लस लिनियस का भी जो वर्गीकरण है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें भी त्रुटियां थी। और बाद में चलकर जो इस समय आपको पढ़ना है, जिनका वर्गीकरण पढ़ना है, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत किया। तो याद रखेंगे, इस वैज्ञानिक ने लगभग वर्गीकरण पद्धति में सारी चीज़ों का ध्यान दिया कि कौन कोशिका यूकैरियोटिक होती है, कौन जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, किनमें कौन जीव एक कोश की होते हैं, कौन जीव बहुकोश की होते हैं, कौन जीव स्वपोषी होते हैं, कौन जीव परपोषी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आर.एच. व्हिटेकर ने ध्यान रखकर 5 जगत वर्गीकरण पद्धति 1969 में दिया था, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो अब हम आपको बता दें कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण का आधार का क्या क्या था और कैसे प्रस्तुत किए थे। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। तो इसको मिटा देते हैं। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। तो ये रहा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। तो इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं, इस वर्गीकरण पद्धति को आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। किस सन में स्टूडेंट्स? 1969 में। तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे। अब इनके अनुसार देख लेते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल
आधार क्या थे। तो याद रखेंगे, इतना तो आपको मालूम हो गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने दिया था। स्टूडेंट आपको हमने बता रखा है, आर.एच. व्हिटेकर। किस सन में दिया था इन्होंने, 1969 में दिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि सभी जीवों को, जो दुनिया में इतने जीवों की जातियां पाई जाती हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतने जो जीवों की जातियां पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, इन जीवों की जातियों को इन्होंने 5 जगत में क्या किया, रखा। तो इन जीवों की जातियों को तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में सभी जीवों को 5 जगत में रखा। तो 5 जगत को यहाँ बना लेते हैं, फिर उनके कैरेक्टर को हम आपको बताएंगे कि उनके कैरेक्टर क्या क्या थे। पहला था स्टूडेंट्स, पहला जगत था जगत मोनेरा। जगत मोनेरा, ये पहला जगत इन्होंने बनाया। दूसरा जगत था जगत प्रोटिस्टा। आप लोग एक एक नाम याद रखेंगे। तीसरा जगत था जगत कवक। चौथा जगत था स्टूडेंट्स, चौथा जो जगत इन्होंने बनाया था जगत पादप। और पांचवा इन्होंने जो जगत बनाया था स्टूडेंट, जिसका नाम है जगत जंतु या जंतु जगत। तो इन्होंने टोटल 5 जगत बनाए थे अपने वर्गीकरण पद्धति में। इतने मिलियन जीवों की जातियों को आधार मानकर विशेष प्रकार, मतलब विभिन्न प्रकार के असमानताएं और समानताओं का आधार मानकर इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण दिया था। 5 जगत बनाए थे। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मोनेरा जगत में किसको रखा था इन्होंने। तो याद रखेंगे, मोनेरा जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा था। प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा इन्होंने, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जगत मोनेरा के अंतर्गत आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। जैसे प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं ये भी जान लेंगे। ऐसे जीव जिनकी जो कोशिका होती है, क्योंकि आपको पता है कि सभी जीव, दुनिया में जितने भी जीव होते हैं कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका प्रोकैरियोटिक भी होती है, यूकैरियोटिक भी होती है। तो जरा देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो पहला, कोश की संरचना के आधार पर इन्होंने जीवों को रखा। तो प्रोकैरियोटिक जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, तो ऐसी कोशिकाएं, मान लीजिए कि यह कोशिका है और इसमें यह क्या हो गया स्टूडेंट, केंद्रक हो गया। तो केंद्रक में यदि यह केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक कला ये हो गई एक कोशिका, इसको कोशिका मान लेते हैं, सेल हो गई। तो कोशिका के अंतर्गत जो केंद्रक है, यह केंद्रक है। केंद्रक यदि केंद्रक कला से घिरा होता है, इस प्रकार के केंद्रक को सत्य केंद्रक कहते हैं। अर्थात आप लोग समझेंगे कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक आवरण पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है, उस केंद्रक को क्या कहते हैं, सत्य केंद्रक कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और जिनमें यह केंद्रक कला क्या होती है, एब्सेंट होती है। सीधा एकदम आंसर आपको दिख रहा है कि जिसमें यह केंद्रक कला एब्सेंट होती है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे असत्य केंद्रक। असत्य केंद्रक कहेंगे। या
इसमें जब केंद्रक कलाई नहीं पाई जाएगी तो पूरा केंद्रक इसमें चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अर्थात कला विहीन केंद्रक हो जाएगा। तो ऐसे केंद्रक को हम क्या कहेंगे, असत्य केंद्रक कहेंगे। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है अर्थात केंद्रक कला युक्त केंद्रक पाया जाता है उसको सत्य केंद्रक कहते हैं। अब ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत में सभी जीव क्या थे, यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक थे। इसमें भी रखे गए जीव क्या थे, यूकैरियोटिक थे, कैरियोटिक। इसमें जो जीव रखे गए थे यूकैरियोटिक थे अर्थात सत्य केंद्रक था इसमें, यूकैरियोटिक। और इसमें भी जो जीव रखे गए थे वो क्या थे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, पहला कोशिका संरचना के आधार पर, कोशिका संरचना के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं सबको मोनेरा जगत में रख दिया। तो यहाँ पर मोनेरा जगत में जो जीव होंगे उनकी कोशिकाएं कैसी होंगी स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक होंगी, अर्थात इन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और साथ साथ विकसित कोशिकांग या माइटोकांड्रिया, गाल्जी का अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब भी ऐसी कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि कोशिकांग भी ऐसी कोशिकाओं में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में सत्य केंद्रक भी पाया जाता है, अब विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं, अर्थात माइटोकांड्रिया, गाल्जिका, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं इसमें विकसित प्रकार की होती हैं। तो आप लोगों ने देखा मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया और इसके एग्जाम्पल देख लेंगे कौन कौन इसमें रखे गए हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएंगे कौन कौन है। तो पहला आएगा जिसको कहते हैं जीवाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ETC। यहाँ आप लोगों ने देखा जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ब्लू-ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, और भी होते हैं, इतना याद रखेंगे एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया। तो इतना तो आपको पता है कि इसमें यूकैरियोटिक जीव है, अर्थात सत्य केंद्रक और विकसित कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। तो विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, तो सब में विकसित कोशिकांग पाए जा रहे हैं, अर्थात कोशिकांग पाए जाते हैं। तो असमानताएं क्या रह गई हैं, तो असमानताएं होती हैं कि यह प्रोटिस्टा जगत में रखे गए जीव यूकैरियोटिक्स के साथ साथ क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात कोशिकीय संगठन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर इनको बांटा गया, एक कोशिकीय। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जगत प्रोटिस्टा में रखे गए सभी जीव यूकैरियोटिक होने के साथ साथ एक कोशिकीय, अर्थात ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, उनको जगत प्रोटिस्टा में आर.एच. व्हिटेकर ने रखा। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे आपके हो जाएंगे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, आपका यूग्लिना हो गया, और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ETC, प्रोटोजोआ ETC। तो ये सभी जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, अर्थात सभी क्या हैं, प्रोटिस्ट हैं। अब देखते हैं कि कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत में किसको रखा इन्होंने।
तो यहाँ पर कोशिकीय संरचना संगठन है। तो यह जीव, यह प्रोटिस्टा में रखे गए जीव क्या है, एक कोशिकीय है, लेकिन ये सब क्या है, बहुकोशिकीय हैं। क्या है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, बहुकोशिकीय, अर्थात इनकी जो शरीर है 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये भी बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये भी क्या होंगे, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कोशिका संगठन के आधार पर एक कोशिकीय और सभी जीव क्या है, बहुकोशिकीय हैं। जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। तो आप लोग देख रहे हैं कि तीनों में तो समानताएं हैं, अलग क्यों रखा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं कि कुछ न कुछ भिन्नता थी। आर.एच. व्हिटेकर ने भिन्नता निकाल कर इनको रखा है। तो याद रखेंगे, कवक जगत में जो रखे गए जीव थे स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और बच्चों क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी अर्थात इसको विषमपोषी भी कहते हैं, या विषमपोषी, परपोषी कहें या विषमपोषी, दोनों बात एक ही हैं। परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं, जबकि पादप जगत में रखे गए जीव क्या हैं, तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और बच्चों स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अर्थात अपना जो भोजन होता है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। पादप जगत में रखे गए सभी जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। इसमें सभी पादप आ जाएंगे, सभी पादप, एग्जाम्पल में सभी पादप आ जाएंगे। इधर देखेंगे जंतु जगत में क्या कैरेक्टर है, तो यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, विषमपोषी या परपोषी होते हैं। विषमपोषी अर्थात अपना जो भोजन होगा दूसरे जीवों से लेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि दोनों में अभी भी समानताएं हैं, कवक जगत में और जंतु जगत में समानताएं हैं। असमानताएं कहाँ हैं, तो देखेंगे बच्चों, जो कवक जगत में रखे गए कवक हैं यह परपोषी तो होते हैं, विषमपोषी तो होते हैं, लेकिन इनमें मुख नहीं पाया जाता है, यह भोजन का अवशोषण करते हैं। तो भोजन लेने का तरीका क्या है, भोजन को चूसना अर्थात अवशोषण करना। तो यहाँ लिख सकते हैं भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। यह भोजन का क्या करते हैं स्टूडेंट, अवशोषण करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा एगेरिकस, एगेरिकस, एगेरिकस हो गया, एस्परजिलस, 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 आपका हो जाएगा मशरूम, मशरूम ETC। ये सब क्या है, ये सब है स्टूडेंट्स कवक, जो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी होते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। एगेरिकस, एस्परजिलस, मशरूम इत्यादि। देखते हैं इधर जंतु जगत में क्या असमानताएं थी, तो यह यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी होते हैं, और स्टूडेंट भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो लिख सकते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जंतु जगत में रखे गए जीव यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, विषमपोषी और भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण करने का मतलब कि मुख द्वारा भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप इसका लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स, तो इसमें आ जाएगा मानव, 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 पशु पक्षियाँ इत्यादि, पशु पक्षियाँ इत्यादि। तो ये आप लोगों ने देखा
आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो इस समय मॉडर्न युग में सही मानी जाती है और सारे सिलेबस में इसी को पढ़ाया जाता है। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण पद्धति। फिर से रिपीट कर देते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया था। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। इनमें मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, बाकी सब में यूकैरियोटिक जीवों को रख दिया। प्रोटिस्टा में भी, कवक में भी, पादप में भी, जंतु में भी। दूसरा, इन्होंने कोशिकीय संरचना पे देखा कि कोशिकीय संगठन क्या है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखे गए जीव एक कोशिकीय होते, जितने भी जीव एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, सबको प्रोटिस्टा में रख दिया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। कवक जगत में किसको रखा? जो यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं, एगेरिकस, एस्परजिलस, मशरूम, इसके एग्जाम्पल्स हैं। पादप जगत में किसको रखा? यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, स्वपोषी जीवों को रखा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, जैसे सभी पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जंतु जगत में किसको रखा? यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, विषमपोषी और जो भोजन को खाते हैं अर्थात अंतर्ग्रहण करते हैं, उनको जंतु जगत में रखा, जैसे मानव, पशु, पक्षियाँ इत्यादि। तो इस तरह आप लोगों ने देखा आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिए गया वर्गीकरण प्रणाली और इसका कैरेक्टर। इसके बारे में हम आगे बताएंगे एक एक जगत के बारे में, एक इनका लक्षण, कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था। दूसरा क्वेश्चन कि कार्लोस लिनियस ने जो वर्गीकरण पद्धति दिया था उसका क्या नाम था। और आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किस आधार पर दिया था। तो ये सारी चीज़ का आंसर, सारे क्वेश्चनों का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे और अगले वीडियो तक वेट करेंगे। धन्यवाद।